हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस गणित के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे गणित विषय की पाठ योजना और वो विषय है अंक गणित। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं गणित विषय की पाठ योजना संख्या 8 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा। कक्षा है 7। विषय है तो आज का विषय है गणित। प्रकरण तो आज का प्रकरण है वृत्त। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में, तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, आपके लिए हर संडे को वीकली करंट अफेयर्स लेके आता हूँ, तो वीडियो ज़रूर देखिए। आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप गणित विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों की तर्क शक्ति, विचार शक्ति एवं कल्पना शक्ति में वृद्धि करना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों को गणित के ज्ञान द्वारा व्यवहारिक कुशलता उत्पन्न करना। ठीक है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे छात्रों को गणित का मनोरंजन की दृष्टि से ज्ञान देना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या व्यवहार में चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा, वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्र वृत्त से संबंधित तथ्यों को जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्र वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बता पाने में सक्षम होंगे। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्र वृत्त से संबंधित प्रश्नों को हल करने में कुशल हो सकेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन विधि तथा निगमन विधि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सब सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए, चौक, डस्टर, श्यामपट, संकेतक, चार्ट पेपर इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र छात्रा वृत्त के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, यानी कि छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, हमारे समाज में किन्हें पुरुषों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे महिला को। ठीक है।
उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, महिलाएं अपने हाथों में कौन कौन से आभूषण पहनते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं चूड़ियाँ, कंगन। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, चूड़ियों का आकार कैसे होता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं वृत्ताकार होता है। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, वृत्त के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट होता है। तो ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। इसके बाद तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम लोग वृत्त के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप। ठीक है। यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप, यानी कि इसमें क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे वृत्त, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है वह वृत्त कहलाता है। अर्थात किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे वृत्त और उसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। और इस तरह चित्र बनाकर बच्चों को समझाएंगे। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रही है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं, वृत्त किसे कहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है वृत्त कहलाता है। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या एवं व्यास। और छात्र अध्यापक इसके बारे में जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, छात्र अध्यापक सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या के बारे में बताते हैं। देखिए तो हेडिंग देंगे वृत्त की त्रिज्या, और इसके बारे में लिखेंगे वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड उस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। ठीक है। उसके बाद हेडिंग देंगे वृत्त का व्यास, और इसके बारे में लिखेंगे किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगुना होता है। वृत्त का व्यास को डी से सूचित किया जाता है। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट कार्य पर इस तरह डायग्राम बनाकर बच्चों को समझाएंगे। हेडिंग देंगे वृत्त की त्रिज्या और इस तरह डायग्राम बनाकर बच्चों को समझाएंगे। उसके बाद हेडिंग देंगे वृत्त का व्यास, और वृत्त का व्यास का परिभाषा के अनुसार इस तरह डायग्राम बनाकर बच्चों को समझाएंगे। और वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दोगुना होता है। तो क्या लिखेंगे? D बराबर 2R। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, किसी भी ज्यामिति आकृति का अपना एक विशेष क्षेत्र होता है जिसमें एक वृत्त है। यह 2 आयामी विमाएं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र है जो वृत्त के त्रिज्या के एक पूर्ण चक्र द्वारा कवर किया गया क्षेत्र होता है, उसे वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर पाई बराबर 22/7 होता है। आर यानी कि त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और श्यामपट कार्य पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल
ए यानी कि एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई बराबर 22/7, आर बराबर त्रिज्या। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, पाई का मान कितना होता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे आदर्श प्रश्न, और छात्र अध्यापक छात्रों के लिए एक प्रश्न देंगे जो छात्र अध्यापक स्वयं ही सॉल्व करके बताएंगे बच्चों को। ठीक है। तो प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो छात्र अध्यापक सॉल्व करके बताएंगे, लिखेंगे हल। दिया है त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र से लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। उसके बाद बराबर लिखेंगे पाई का मान 22/7 लिखेंगे, आर दिया है 7 सेंटीमीटर तो लिखेंगे 22/7 गुना 7 गुना 7। यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे 7 7 कट जाएगा तो क्या बचे 22 गुना 7। ठीक है। 22 गुना 7 कितना होता है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक जो प्रश्न सॉल्व किए वो श्यामपट्ट कार्य पर भी लिखेंगे। ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे अभ्यास प्रश्न, जो छात्रों के लिए छात्र अध्यापक एक प्रश्न देंगे। तो प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। चूंकि ये छात्र छात्रा सॉल्व कर रहे हैं तो छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर इसका हल लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए दिया है त्रिज्या r बराबर 49 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र से लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 लिखेंगे और r का मान 49 लिखेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे 22/7 गुना 49 गुना 49। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र जो सॉल्व किए उसे श्यामपट्ट कार्य पर भी लिखेंगे। तो आप देखकर अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है। इसी के साथ हमारा यहाँ पर प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति छात्र केंद्रित होता है। इसमें बच्चों के लिए प्रश्न पूछा जाता है ताकि बच्चों का ध्यान ना भटके। इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, वृत्त किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखें। तीसरा प्रश्न करेंगे, पाई का मान कितना होता है। उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे, एक वृत्त की त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दूसरा प्रश्न करेंगे, एक वृत्ताकार खेत की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो उस खेत का क्षेत्रफल बताओ। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर रिवाइज करने का मौका मिले और आप उनको अच्छे से चेक भी कर सके। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे, एक वृत्त का व्यास 140 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। और दूसरा प्रश्न करेंगे, एक वृत्त की त्रिज्या 63 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।